नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का 7th पेपर भारतीय समाज का अध्ययन, जिसमें हम एमए फाइनल के सिलेबस का सेक्शन सी में मेजर एरियाज ऑफ स्टडी में एग्रेरियन रिलेशन में आंद्रे बेते की पुस्तक स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर जो 8 अध्यायों में है, जिसमें कृषक की सामाजिक परिधि को हम पढ़ रहे हैं। जो इनका एक अध्ययन है जिसे इन्होंने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में अध्ययन के बाद इन्होंने इसका नाम दिया। पहले इसका नाम अग्रहम गांव था। तो इस गांव के लोगों की जाति, धर्म, सामाजिकता, सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिकता का अध्ययन करके इन्होंने इसका नाम कृषि की सामाजिक परिधि नाम का जो अध्याय है जिसको हम पढ़ रहे हैं नाम दिया है। कृषि की सामाजिक परिधि को आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था ने भूस्वामी और भूमिहीनों के बीच सामाजिक दूरी को बढ़ाने में योग दिया है। भूस्वामी उच्च जातियों के हैं, भूमिहीन निम्न जातियों के हैं। कृषि व भूमि पर मेहनत का कार्य, जमीन खोदना, हल चलाना भूमिहीन करते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी अगर हम देखते हैं तो खाने पीने, रहने, भाषा के प्रयोग में भी इसमें भेद पाया जाता है, अंतर दिखाई देता है। साक्षरता की दृष्टि से भी भूमिहीन अधिकतर अशिक्षित ही पाए जाते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक जो संस्तरण की जो प्रणाली है इसमें निम्न स्तर पर ही वो आते हैं। कल्याणकारी योजनाओं में भी उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह असमानता की खाई दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है, जो कि इन्होंने उस समय अपनी इस पुस्तक में लिखा था कि जब इन्होंने ये अध्ययन किया तो अध्ययन में इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता जीवन के ढंग संबंधी अंतरों के रूप में है। भारतीय गांवों में बड़े भूस्वामी, जागीरदार एवं जमींदार आदि पक्के मकानों तथा कोठियों में रहते हैं। बटाईदार व कृषि श्रमिक कच्चे मकानों या झोपड़ियों तक में रहते हैं। एक और भूस्वामियों और दूसरी ओर बटाईदारों व कृषि श्रमिकों की पोशाक, बोलचाल की भाषा, तौर तरीके, जीवन का ढंग, इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न स्तर के लोगों में साक्षरता की दृष्टि से भी भेद पाया जाता है। यह शिक्षा को आज भी कुछ उच्च वर्गों और जातियों के विशेषाधिकार के रूप में माना जाता है। आज भी देश में कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां कृषि श्रमिकों में से शायद ही कोई व्यक्ति शिक्षित हो। आंद्रे बेते ने बताया कि कृषक वर्ग में साक्षरता और शिक्षा का फैलाव जापान में भूमि सुधारों की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक था, जबकि भारत में जहां पर दलित या शोषित लोग जो अशिक्षित भी हैं, भूस्वामी, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने में सफल रहे हैं। ग्रामीण भागों में न केवल धन तथा परिस्थिति की दृष्टि से भी असमानताएं पाई जाती हैं, बल्कि शक्ति तथा सत्ता की दृष्टि से भी। यद्यपि गांवों में प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं और सिद्धांत रूप में सभी वर्गों और जातियों को शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से समान सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु व्यवहार रूप में ऐसा नहीं है। वहाँ बटाईदार और कृषि श्रमिकों की शक्ति संस्तरण की प्रणाली में सबसे निम्न स्तर पर है। इसका मुख्य कारण परंपरागत रूप से चली आ रही असमानताएं हैं। गांवों में यह देखने में आता है कि वहाँ विशेषाधिकार, संपत्ति व शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है तथा सामाजिक दृष्टि से दलित लोग न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी विविध साधनों व सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यहाँ आनुवांशिक सिद्धांत पर विशेष जोर दिए जाने के कारण सामाजिक विभेद और भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज को समतावादी आधार पर निर्मित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में विकास एवं सुधार कार्यों में लगे लोगों का संतरणात्मक प्रणाली के शिखर पर बैठे समूहों को छोड़कर उन लोगों तक पहुंचना जिनके लाभ के लिए योजनाएं बनाई गई हैं बहुत कठिन है। परिणाम स्वरूप विकास कार्यक्रमों एवं किसी भी नवीन योजना का लाभ साधारणतः उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न है। आंद्रे बेते ने बताया कि मालाबार में कृषक संस्तरण की प्रणाली और जातियों की संस्तरण प्रणाली एक दूसरे से काफी निकट और संबंधित पाई गई। साधारणतः कृषक भूस्वामी जातियों की परिस्थिति सबसे उच्च होती है और इसके नीचे कृषक भूस्वामी जातियों की कृषि श्रमिकों की जातियां, ग्रामीण स्तर पर प्रभुत्वशाली भूस्वामी समूह की स्थिति जाति संस्तरण की प्रणाली में शिखर पर
न होकर मध्य में पाई जाती है। भारत में नवीन राजनीतिक व्यवस्था ने इन प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियों के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। वयस्क मताधिकार ने इनकी शक्ति को बढ़ाने में विशेष योग दिया है। कृषि संस्तरण के निम्न स्तर पर भी बटाईदार और भूमिहीन कृषि श्रमिक आते हैं, जो साधारणतः निम्न या अस्पृश्य जातियों में से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में भी हो रहे परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए आंद्रे बते ने बताया कि वयस्क मताधिकार तथा गांव पंचायतों की स्थापना से गांव में केवल भूस्वामित्व तथा परंपरागत परिस्थिति की शक्ति के आधार नहीं रहे हैं। संगठित संख्या की शक्ति अब इतनी महत्वपूर्ण बन गई जितनी पहले कभी नहीं थी। इसके उपरांत भी भूमिहीन लोगों के पास शक्ति बहुत कम हो गई है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही ज़्यादा क्यों न हो। साधारणतः ऐसा हुआ है कि कृषक भूस्वामियों, मध्यम और बड़े को अकृषक भूस्वामियों की कीमत पर शक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ लाभ मिला है। अर्थात कृषक भूस्वामियों की शक्ति सापेक्ष रूप से बढ़ी है, परंतु भूमिहीन लोगों की स्थिति में इस दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। भूमि सुधार में हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में जहाँ एक और कुछ लोगों के पास भूमि बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर जमीन से वंचित लोग भी हैं। परिणाम यह हुआ कि एक ओर जमींदारों और दूसरी ओर किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकारों तथा भूमिहीन श्रमिकों के बीच असमानता की खाई बहुत अधिक बढ़ गई है। देश के स्वतंत्र होने के तुरंत पश्चात लोगों का ध्यान असमानता के इन विपरीत छोरों की ओर गया। फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में ऐसा संविधान लागू किया गया जो जाति विहीन तथा वर्ग विहीन समाज के लिए प्रतिबद्ध था। यहाँ सोचा गया कि भूमि सुधारों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त अथवा कम किया जा सकेगा। भारत में भूमि सुधार की दृष्टि से सर्वप्रथम जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। सोचा यह गया कि ऐसा करने से मध्यस्थों के हितों को समाप्त किया जा सकेगा और किसानों के राज्य के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए जा सकेंगे। लेकिन जमींदारी उन्मूलन से किसानों के एक भाग ऐसे समरूप वर्ग का निर्माण नहीं हो पाया जो देश के सभी भागों में करीब करीब समान आकार के खेतों को स्वयं अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से जोतते हों। इसका कारण यह था कि यहाँ किसान के अंतर्गत एक और वे छोटे भूस्वामी आते हैं जो अपने परिवार की सहायता से ही खेती करते हैं, तो दूसरी ओर वे बड़े भूस्वामी भी हैं जो काश्तकारों को किराए पर भूमि जोतने को देते हैं। जमींदार उन्मूलन से बटाईदार में खेती और किराए पर लेकर भूमि जोतने के विभिन्न प्रकारों का प्रचलन समाप्त नहीं हुआ। साथ ही इससे भूमिहीन श्रमिकों के एक बहुत बड़े वर्ग की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं लाया जा सका। जमींदारी उन्मूलन के उपरांत भी जब कृषक क्षेत्र में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर नहीं किया जा सका, तो विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की दृष्टि से सन 1950 के पश्चात कई अधिनियम पारित किए गए। इसके मुख्यतः दो लक्ष्य थे। प्रथम, काश्तकारी के विभिन्न स्वरूपों को या तो समाप्त करना था या नियंत्रित करना था, और दूसरा, व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना था। ऐसे करने से एक और बड़े भूस्वामियों के पास और अधिक भूमि केंद्रित नहीं हो पाएगी और दूसरी ओर उनके पास कानून में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में भूमि है, वह भूमिहीनों में बांटने को उपलब्ध हो सकेगी। इन अधिनियमों में भूमिहीन श्रमिकों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना काश्तकारों एवं बटाईदारों की समस्या पर। इसका मुख्य कारण कृषि श्रमिकों की समस्या की जटिलता है। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी कृषक समस्याएं किस प्रकार बनी, इस संबंध में बसु तथा भट्टाचार्य ने पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु के उदाहरणों द्वारा इन्होंने हमें बताया है। यह इन्होंने बताया कि जागीरदारों की समाप्ति के बाद भी बटाईदारों जो विभिन्न जिलों में खेती किए जाने वाले क्षेत्र के 25 से 46% भाग पर कार्य कर रहे थे की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। उनकी काश्तकारी की शर्तें असुरक्षित प्रकार की थी। ये खेतों पर जो कुछ उत्पादन करते थे उसका अधिकांश भाग भूस्वामी को चला जाता था। साथ ही जहाँ एक और थोड़े से बड़े भूस्वामी थे, वहाँ दूसरी ओर बहुत अधिक भूमिहीन लोग थे। पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956 के द्वारा काश्तकारी की शर्तों को स्पष्ट रूप से काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम के द्वारा भूमि की उच्चतम सीमा 25 एकड़ निर्धारित की गई। आंद्रे बतई ने बताया कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में जमींदारी व्यवस्था की अनुपस्थिति में भी कृषि संबंधों में काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं।
पूर्वी तंजौर में एक और कुछ भूस्वामियों के पास जो सैकड़ों एकड़ भूमि है, जबकि दूसरी ओर भूमिहीन श्रमिकों का बड़ा वर्ग है। काश्तकारों का यहाँ निश्चित किराए पर भूमि श्रमिकों का बड़ा वर्ग है। काश्तकारों का यहाँ निश्चित किराए पर भूमि जोतने को मिलती है और यह किराया उपज का 70 से 75% तक होता है। यहाँ मद्रास सरकार के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए। धन्यवाद।